नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं संप्रेषण कौशल पर एक जबरदस्त प्रैक्टिस सेशन। तैयार है अपनी तैयारी को परखने के लिए? तो फिर आइए सीधा गोता लगाते हैं कम्युनिकेशन के सबसे बेसिक प्रिंसिपल्स में। तो पहला सवाल स्क्रीन पर, कम्युनिकेशन प्रोसेस में फीडबैक कौन देता है? भेजने वाला, मीडियम, मैसेज या फिर जिसे मैसेज मिला है वो? सोचिए जरा। और सही जवाब है डी, प्राप्तकर्ता। देखिए, कम्युनिकेशन हमेशा एक टू वे स्ट्रीट होती है, कोई वन वे भाषण नहीं। भेजने वाला मैसेज भेजता है और जब रिसीवर फीडबैक देता है तभी तो वो पूरा सर्कल कंप्लीट होता है। तभी पता चलता है कि बात सही से पहुंची भी है या नहीं। चलिए अगले सवाल पर। एक अच्छे इफेक्टिव कम्युनिकेशन का सबसे जरूरी सिद्धांत क्या है? मतलब बात घुमा फिरा कर कहना, साफ साफ कहना, नजदीकी या बहुत मुश्किल बना देना? इसका जवाब तो साफ है, ऑप्शन बी, स्पष्टता यानी क्लैरिटी। मैसेज हमेशा क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं। सच पूछे तो कंफ्यूजन ही अच्छे कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर मैसेज ही क्लियर नहीं है तो फिर क्या फायदा? अच्छा, ये सवाल पिछले वाले से ही जुड़ा है। कम्युनिकेशन को हम असरदार या प्रभावशाली कब मानेंगे? जब वो बहुत लंबा हो, जब वो साफ साफ पहुंचे, जब वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो, या फिर जब वो नया हो? जैसा कि हमने अभी अभी बात की, जवाब बिल्कुल वही है, बी, जब वो स्पष्ट रूप से पहुंचे। देखिए, बात सिर्फ मैसेज भेजने की नहीं है, बात ये पक्का करने की है कि सामने वाले ने उसे ठीक वैसा ही समझा है जैसा हम समझाना चाहते थे। ठीक है, अब जरा कुछ और स्किल्स पर नजर डालते हैं। ये जो अडेप्टेबिलिटी होती है, यानी किसी भी सिचुएशन में ढल जाने की काबिलियत, ये किस कैटेगरी में आती है? टेक्निकल स्किल, लाइफ स्किल, कम्युनिकेशन में रुकावट या कम्युनिकेशन का कोई हिस्सा? सोचिए। सही जवाब है बी, जीवन कौशल यानी एक लाइफ स्किल। देखिए, कोडिंग या कोई और टेक्निकल स्किल किसी खास काम के लिए होती है, लेकिन किसी भी नई जगह, नए काम या नए लोगों के साथ एडजस्ट कर पाना, यह एक ऐसी लाइफ स्किल है जो जिंदगी में हर मोड़ पर काम आती है। बिल्कुल इसी तरह का एक और सवाल, सेल्फ अवेयरनेस यानी खुद के बारे में जानना, ये कैसी स्किल है? टेक्निकल, लिटरेरी, प्रोफेशनल या फिर लाइफ स्किल? हाँ, बिल्कुल सही। ये भी एक बी, जीवन कौशल है। जब तक हम अपनी भावनाओं, अपनी ताकत और अपनी कमजोरियों को नहीं समझेंगे, तब तक किसी से भी एक अच्छी बातचीत कैसे कर पाएंगे? ये तो बिल्कुल बुनियाद है। तो चलिए इन सब को एक साथ जोड़कर देखते हैं। लाइफ स्किल्स में आखिर कौन सी चीजें शामिल होती हैं? अगर पिछले दो सवालों पर ध्यान दिया हो तो हिंट मिल गया होगा। जवाब साफ है, ए, आत्म जागरूकता और आत्मविश्लेषण। यही तो किसी भी लाइफ स्किल की नींव है, क्योंकि जब तक हम खुद को ही नहीं समझेंगे तो दूसरों से अच्छे से कैसे जुड़ पाएंगे, है ना? ओके, अब तक हमने बात की बोलने की। अब जरा कम्युनिकेशन के दूसरे पहलू पर आते हैं, सुनना। एक अच्छा लिसनर बनने के लिए, यानी प्रभावी ढंग से सुनने के लिए क्या जरूरी है? ताकत, कंसंट्रेशन, तेज आवाज या ये सब कुछ? जवाब है बी, एकाग्रता। जरा सोचिए, अगर ध्यान से नहीं सुना तो कितनी जरूरी बातें छूट सकती हैं, चाहे वो कोई जरूरी मीटिंग हो या किसी दोस्त से दिल की बात हो रही हो। अच्छा, अब बोलने की कला पर एक सवाल, कम्युनिकेशन में वॉइस मॉड्यूलेशन का क्या काम है? इसका मतलब है बी, आवाज की गति बदलना, जिसे हम आवाज का उतार चढ़ाव भी कहते हैं। यही तो वो चीज है जो हमारे शब्दों में जान डालती है, इमोशन डालती है। सोचिए ना, सिर्फ आवाज बदलकर मैं ठीक हूं को कितने अलग अलग तरीकों से कहा जा सकता है। हर बार मतलब बदल जाएगा। अब बताइए, फॉर्मल कम्युनिकेशन में हम मेनली किस चीज का इस्तेमाल करते हैं? इशारों का, भाषा का, विचारों का या इरादों का? सही जवाब है बी, भाषा। फॉर्मल बातचीत, चाहे वो लिखी हुई हो या बोली गई हो, एक तय स्ट्रक्चर वाली भाषा पर ही तो टिकी होती है। शानदार। तो चलिए अब देखते हैं कि ये सारे सिद्धांत प्रैक्टिकल और फॉर्मल राइटिंग में कैसे काम आते हैं। ये एक सिचुएशन बेस्ड सवाल है। मान लीजिए आपने कोई सामान खरीदा और उसमें कोई दिक्कत है, तो आप जो चिट्ठी लिखेंगे उसे क्या कहेंगे? प्रार्थना पत्र, शिकायत पत्र, मांग पत्र या इनफॉर्मल लेटर? ये तो काफी सीधा है। जवाब है बी, शिकायत पत्र। जाहिर है, जब आप किसी प्रोडक्ट या सर्विस से खुश नहीं होते तो अपनी प्रॉब्लम को साफ साफ और फॉर्मल तरीके से बताने के लिए कंप्लेंट लेटर ही लिखते हैं। नोटिस राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग, ये दोनों किस स्किल का हिस्सा हैं? रीडिंग का, लिसनिंग का, राइटिंग का या बोलने का? इसका सही जवाब है सी, लेखन कौशल। नोटिस और रिपोर्ट, ये दोनों ही प्रोफेशनल राइटिंग के बहुत जरूरी हिस्से हैं और इनमें बिल्कुल सटीक और साफ साफ लिखना पड़ता है। राइटिंग स्किल का एक और जरूरी हिस्सा क्या है? एनालिसिस करना, सॉल्यूशन देना, समरी या सार लिखना या फिर अंदाजा लगाना? सही जवाब है सी, सार या संक्षेपण।
सोचिए, किसी लंबी चौड़ी रिपोर्ट या आर्टिकल के मेन पॉइंट्स को बस कुछ वाक्यों में बता देना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी और कीमती स्किल है। चलिए, अब जरा फॉर्मल एटिकेट्स पर एक सवाल। एक फॉर्मल लेटर में हम इनमें से क्या इस्तेमाल करेंगे? तुम्हारा, अजी सुनो, महोदय या प्रिय। सही जवाब है सी, महोदय या महोदया। ये एक रिस्पेक्टफुल तरीका है किसी को एड्रेस करने का। बाकी तुम्हारा या अजी सुनो जैसे शब्द तो साफ तौर पर इनफॉर्मल है, इन्हें प्रोफेशनल राइटिंग में बिल्कुल यूज नहीं करते। चलिए, अब इसे प्रैक्टिकली देखते हैं। अगर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना हो तो कौन सा वाक्य सबसे सही रहेगा? देखिए, सबसे पोलाइट और फॉर्मल ऑप्शन है सी, आपसे विनम्र निवेदन है कि मुझे छात्रवृत्ति प्रदान करने की कृपा करें। इसमें फॉर्मेलिटी भी है और विनम्रता भी, एक परफेक्ट बैलेंस। बहुत बढ़िया। चलिए, अब गियर बदलते हैं और जरा अपना लिटरेचर का ज्ञान टेस्ट करते हैं। नर हो न निराश करो मन को, ये बहुत ही फेमस और मोटिवेटिंग लाइन किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद या प्रताप नारायण मिश्र? सही जवाब है बी, मैथिली शरण गुप्त। अगला सवाल, मशहूर कहानी ईदगाह किसने लिखी है? ये क्लासिक कहानी लिखी है बी, मुंशी प्रेमचंद ने। उनकी कहानियों में जो सोशल मैसेज और इमोशन होता है वो कमाल का है। बात निबंध, इसके लेखक कौन हैं? प्रताप नारायण मिश्र, मुंशी प्रेमचंद, मैथिली शरण गुप्त या कबीरदास? इसका सही जवाब है ए, प्रताप नारायण मिश्र। ये दोहा तो हम सबने सुना है, काल करे सो आज कर। इसके रचयिता कौन है? रहीम, सूरदास, कबीरदास या बिहारी? जी हां, ये अमर दोहा है सी, संत कबीरदास जी का। टाइम मैनेजमेंट पर इससे बड़ी सीख क्या होगी? और ये पंक्ति, वह प्रदीप जो दिख रहा है, ये किस कवि की रचना है? सुमित्रानंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद या मैथिली शरण गुप्त? सही जवाब है बी, रामधारी सिंह दिनकर, जिन्हें हम राष्ट्र कवि के नाम से भी जानते हैं। बहुत खूब। अब आते हैं हमारे आखिरी राउंड पर। इसमें हम फोकस करेंगे भाषा के बिल्डिंग ब्लॉक्स पर, यानी ग्रामर और मुहावरों पर। तत्सम शब्द, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? हवा, आसमान, जल या घर? सही जवाब है सी, जल। तत्सम शब्द वो होते हैं जो संस्कृत से सीधे बिना किसी बदलाव के हिंदी में आ गए हैं। जल वैसा ही शब्द है। इसका तद्भव रूप होता है पानी। अब एक मुहावरा, दांत खट्टे कर देना। इसका क्या मतलब होता है? खेलना, लड़ना, हराना या डर जाना? इसका सही मतलब है सी, हराना या पराजित करना। जैसे कहते हैं ना, हमारी टीम ने सामने वाली टीम के दांत खट्टे कर दिए। एक और मुहावरा है, डूबते को तिनके का सहारा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है सी, थोड़ी सी मदद भी बहुत होती है। जब कोई बहुत बड़ी मुसीबत में हो तो छोटी सी हेल्प भी उसे बहुत बड़ी लगती है। विराम चिन्ह यानी पंक्चुएशन मार्क्स, इनका मेन काम क्या होता है? वाक्य को लंबा करना, मुश्किल बनाना, वाक्य को समझने में मदद करना या लेख को छोटा करना? हाँ, बिल्कुल सही, सी, वाक्य को समझने में सहायता करना। इन्हीं से तो पता चलता है कि कहाँ रुकना है, कहाँ सवाल पूछना है। इनसे लिखने में क्लैरिटी आती है। चलिए जरा ग्रामर चेक करते हैं। इन वाक्यों में से सही वाक्य कौन सा है? ध्यान से देखिए। सही वाक्य है ए, उसने अनेक ग्रंथ लिखे। याद रखिए, अनेक शब्द खुद ही प्लूरल है, तो अनेकों कहना गलत होता है। अब इनमें से संयुक्त वाक्य कौन सा है? संयुक्त वाक्य मतलब जिसमें दो अलग अलग वाक्य किसी कनेक्टर जैसे और, लेकिन, या से जुड़े हों। यहां सही जवाब है बी, उसने भोजन किया और सो गया। इसमें उसने भोजन किया एक वाक्य है और वह सो गया दूसरा, और ये और से जुड़े हैं। और ये रहा हमारा आखिरी सवाल। दिए गए ऑप्शंस में से विशेषण यानी एडजेक्टिव्स कौन से हैं? विशेषण वो शब्द होते हैं जो किसी चीज की क्वालिटी बताते हैं। तो सही सेट है ए, विभिन्न, राजकीय, चयनित, योग्य। ये सारे शब्द किसी न किसी नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, जैसे विभिन्न प्रकार या योग्य व्यक्ति। और इसी के साथ ये प्रैक्टिस सेशन यहीं खत्म होता है। बहुत बढ़िया। अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इसी तरह मांझते रहिए, क्योंकि ये जिंदगी के हर पहलू में काम आते हैं। अगली बार तक प्रैक्टिस करते रहिए और सीखते रहिए।